कभी कभी ऐसा भी वक्त आता है जिसमें बीता हुआ कल नजर आता है। यादें रह जाती हैं सिर्फ याद करने के लिए और वक्त सब कुछ लेकर चला जाता है। अभी भी वक्त है साथी, तू वक्त बेकार ना कर। अभी भी वक्त है साथी, तू वक्त यूं बेकार ना कर। खींच ले कमान पर तीर और बार कर। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, निशाना चूक जाएगा। जीतना है अगर तो कोशिशें 100 बार कर। 100 बार कोशिशें करनी होगी हमें, 1000 बार कोशिशें करनी पड़े हमें, लेकिन हमें हटना नहीं है। हमें तब तक अपने संघर्ष को जारी रखना है जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, यही हमारा एम होना चाहिए। जी हाँ, आपका एक बहुत ही सुनहरे कंटेंट में मैं स्वागत कर रहा हूँ। मुखातिब हैं आज एक बेहतरीन समागम के साथ। मज़ा पूरा आएगा अगर पूरी जानकारी के साथ पूरे समयबद्ध तरीके से आप हमसे जुड़े रहेंगे तो। आने वाला पल आपको पूरा भाव विभोर करने वाला है। ऐसी कहानी लाए हैं जो आपको रोमांचित कर देगी। देखिएगा, महाजनपद काल पार्ट 2। अब हमारे इतिहास के हम करीब आ गए। अब हम इसे महसूस करने वाले हैं। अब हम अपने तमाम ऐसे राजा, तमाम ऐसे महाराजा, तमाम ऐसे लोगों की जानकारी हासिल करने वाले हैं जो अद्भुत थे, जिन्होंने ऐसा वर्क किया, ऐसी अमर गाथा, ऐसी प्रेम कहानियां, ऐसी रोमांचित कर देने वाली कहानियां आपके स्क्रीन पर आपका इतिहास आपके इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म से सजाने वाला है। आप केवल मनोवेग से हमारे साथ जुड़े रहें। महाजनपद काल पार्ट 2 यानी महाजनपद काल का ये दूसरा पार्ट है। पहले एपिसोड में हम लोगों ने जहां देखा है कि 16 महाजनपद कौन कौन से थे, महाजनपद काल कैसे बना, ये काल हमारे वैदिक कालीन सभ्यता से अलग कैसे माना गया, क्या क्या इसके अन्य पहलू रहे होंगे। इसीलिए इतिहास को अगर समझना है साथियों, इतिहास को अगर बखूबी जानना है मेरे दोस्तों, तो आप एपिसोड क्रमबद्ध तरीके से देखिए। और अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो बिल्कुल मैं दावा करता हूं कि आपको इतिहास सबसे सहज लगेगा। यहाँ की कहानियाँ आपको हमेशा रोमांचित करेंगी और हमेशा आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगी। ऐसी महत्वपूर्ण कहानियों का संयोजन है ये महाजनपद काल। जहाँ एपिसोड 1 में आपको याद दिलाऊंगा, जहाँ एपिसोड 1 आपसे कह रहा है हमें देखिएगा, और वहाँ जहाँ हम लोगों ने 16 महाजनपदों की बात की है, 16 महाजनपदों की जहां हम लोगों ने बात कर रखी है, जहां आपके यूपी से ही 8 महाजनपद बनाए गए थे और जहां आपके बिहार से 3 महत्वपूर्ण जनपदों की बात की गई, जिनके क्षेत्र के बारे में बात किया हमने, जिनकी महत्वपूर्ण राजधानियों का भी उल्लेख किया हमने। जहां हमने कुरु की बात की, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, जहां हमने आपके सामने उल्लेख किया। जहां महान जनपदों में पांचाल आगे आया, जहां अहिछत्र नाम की राजधानी ले आया, जहां मत्स्य की बात किए, कौशाम्बी ले आए, इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्रों तक आपको भ्रमण कराया। यानी हम लोग जहां रूबरू रहे, कुरु से, पांचाल से, सूरसेन से, वत्स से, मल्ल से, वज्ज से, चेदी से, आज ऐसे महत्वपूर्ण जनपदों का उल्लेख तो आज नहीं करना है, लेकिन ये शेष जो कहानियां हैं, ये जो चीजें आपके साथ जोड़ रहा हूं, इसका मतलब है एपिसोड 1 देखने के लिए आपको प्रेरित कर रहा हूं। एपिसोड 1 आपसे कहेगा कि प्लीज हमें देखिएगा, प्लीज हमारे पास आइएगा। पहले तो आप हमारी इस कहानी की, ये जो गाथा लिखने वाले हैं हम, इसका पहले तो पृष्ठभूमि ले जाइएगा। पहले आप आइए, हमारे शीर्षक को तो समझिए, पहले आप आइए हमारी नींव को तो जान लीजिए। तो जहां हम लोगों ने 16 महाजनपदों की बात कर रखी है, आज इसी महाजनपद की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए, इसी महाजनपद की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए हम रूबरू हैं आपके सामने। आपका स्वागत है। देखिएगा जरा, 16 महाजनपदों में सबसे समृद्ध, सबसे बलशाली, सबसे योग्य कह सकते हैं, सबसे शक्तिशाली कर सकते हैं, सबसे पावरफुल कह सकते हैं। हमेशा शक्तिशाली और कम शक्तिशाली लोगों की ही बात होती है, जो बीच में रह जाते हैं उनसे कहाँ किसकी मुलाकात होती है। इसलिए हमेशा ध्यान देना, सर्वोच्च पाने की कोशिश कीजिए। और हम बात यही करेंगे, हमारा इतिहास हमसे यही बात बार बार करेगा। हम लोग इस 16 महाजनपदों में सबसे श्रेष्ठ जनपद मगध की बात करेंगे। मगध एक जनपद, जी हाँ, मगध 16 जनपदों में से एक जनपद, जिसका विस्तार दक्षिणी बिहार के आसपास क्षेत्रों में माना जाता है। दक्षिणी बिहार, देखिएगा,
पूरी कहानी सजाएंगे और एक बार आपके मस्तिष्क में ये कहानी आ गई तो आपको मज़ा आ जाएगा। ये मान के चलें आप हमारे साथ अतीत के सफ़र पर हैं। ये मान लीजिए आज आप कि हम आपको मगध, एक वो ज़माना था जब बिहार का कोई प्रांत, कोई हिस्सा, कोई बहुत बड़ा हिस्सा मगध के नाम से जाना जाता था। ये वहाँ की कहानी है, ये वहाँ की रोमांचित कर देने वाली कहानी है। ये हम महसूस करेंगे अपने इतिहास में, क्योंकि अब हम अपने इतिहास के बिल्कुल करीब आ चुके हैं साथियों, बिल्कुल करीब। हम लोग 600 ईसा पूर्व से और आगे आ रहे हैं। इसका मतलब हम जैसे जैसे आगे आएंगे हम अपने आप को बहुत ही करीब महसूस करेंगे। हमने महात्मा बुद्ध की कितनी कहानियाँ जानी हैं, हमने चंद्रगुप्त मौर्य का कितनी बार नाम लिया है। इसका मतलब है अब वो जब नाम हमारे सामने आएंगे तो अब तो हमें लगेगा ना कि हमारा इतिहास हमें छू रहा है, हमारा इतिहास हमें महसूस कर रहा है। तो आइए सफ़र पे चलते हैं, आइए हमारे साथ मगध साम्राज्य की सैर करते हैं। जी हाँ, तो मगध एक साम्राज्य जो कि दक्षिणी बिहार के आसपास का क्षेत्र था, विस्तृत क्षेत्र था। यह एक 16 महाजनपदों में से एक बहुत ही श्रेष्ठ, कह सकते हैं सबसे बड़ा या सबसे समृद्धशाली जनपद था, सबसे समृद्धशाली जनपद था। इसीलिए हमारे इतिहास में मगध साम्राज्य का विस्तार, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष करके एक चैप्टर डाला जाता है। और ये इसका सीधा मसला है, इसका सीधा तात्पर्य है कि हम ये जान पाएंगे कि मगध साम्राज्य वाकई में किस तरीके से आगे बढ़ा है, क्या कहानी रही है, और इन 16 महाजनपदों में हम मगध साम्राज्य की ही बात क्यों कर रहे हैं। सारी चीज़ें अभी कोरे कागज की तरह आपके सामने साफ होती चली जाएंगी। ये पूरा परिदृश्य आपके सामने जो आएगा ये सब कुछ अपने आप अपनी कहानी बता जाएगा। बस आपको धैर्य बनाए रखना है, बस थोड़ा सा समय देना है। देखिएगा, तो सबसे समृद्धशाली है, इसीलिए इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ के साक्ष्य हमारे पास ज़्यादा है। इतिहासकारों का मानना है कि हमें पाली लिपि में, जैन साहित्य में, बौद्ध साहित्य में इनके काफ़ी साक्ष्य मिले हैं, जिनका हम क्रमवार तरीके से आपके सामने विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। 16 महाजनपदों में अगर श्रेष्ठ की बात आए, स्क्रीन पे प्रश्न दौड़ रहा है, स्क्रीन पर कहानी भी है। 16 महाजनपदों में सर्वश्रेष्ठ कौन था तो कहिएगा मगध। और मगध की राजधानी अगर पूछी जाए तो अलग अलग समय पर अलग अलग होती रही है। बहरहाल हम उसकी अभी चर्चा करते हैं। यहाँ समझिएगा, तो दक्षिणी बिहार के आसपास का क्षेत्र रहा, ये सबसे समृद्धशाली जनपद था। इसके सबसे समृद्ध जनपद कहलाने के पीछे या होने के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारक आबलिक कारण है, कुछ महत्वपूर्ण कारक आबलिक कारण है, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भौगोलिक कारण की। भौगोलिक कारण की कि कौन से ऐसे भौगोलिक कारण थे जो मगध साम्राज्य को आगे ले जाने में सक्षम थे या उनकी भूमिका रही होगी। मेरे कहने का तात्पर्य है हम ऐसे साम्राज्य के सफ़र पर हैं, हम ऐसी कहानी जानने चल रहे हैं जो आज से 500 मतलब हमारे वर्षों की बात करें तो 500 ईसा वर्ष पूर्व ये कहानी है, जिसमें हम आज 2300 वर्षों में 500 जोड़ दें तो यानी 2800 वर्ष पुरानी इस कहानी की बात हो रही है। इस समय एक मगध नाम का जनपद था। उस मगध जनपद में बहुत ही ज़्यादा समृद्धि थी, लोग खुशहाल थे, धनवान थे, सबके पास खाने पीने के पर्याप्त संसाधन थे और बहुत ही बड़ी सैन्य शक्ति थी इनके पास, क्षमता बहुत ज़्यादा थी। ये हर दृष्टिकोण से मजबूत होने के पीछे इनके कुछ महत्वपूर्ण कारण आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। भौगोलिक कारण में देखना, यहाँ गंगा बहती थी और आज भी है, बहरहाल वो तो आप जान रहे हैं। यहाँ गंगा, मैं उस कहानी की बात कर रहा हूँ, गंगा बहती थी, यहाँ यमुना बहती थी, यहाँ देखना सॉरी गंगा बहती है और यहाँ पर गंडक नदी बहती है। यमुना का तो बहरहाल वहाँ सफ़र नहीं है। गंगा, गंडक और फिर सोन नदी, और इसके बाद हम बात कर लेते हैं पुनपुन नदी की। यमुना तो इसके पहले ही आपको पता है ये विलय हो जाएगी इलाहाबाद में, आपको जानकारी है कि इलाहाबाद में ही संगम है यमुना का। तो आगे का सफ़र हम बिहार की बात कर रहे हैं, अतएव हमारा ये यमुना शब्द यहाँ से हटाना ही उचित है। भौगोलिक कारण की हम बात कर रहे हैं। जहाँ ऐसी नदियों का संगम होगा दोस्तों, जहाँ ऐसी नदियों का विस्तार होगा साथियों, आप समझना यहाँ कृषि धूमधाम से होगी कि नहीं? धूमधाम से होगी। जब कृषि धूमधाम से होगी तो अधिकाधिक धन के लिए हमारा स्रोत बनेगा, हमारे पास खाद्यान्न की मात्रा अपने से ज़्यादा होगी, यानी हम अधिशेष ज़्यादा करेंगे, यानी हम अब इसका निर्यात करेंगे, अब हम इसे बेचेंगे उचित दाम पर, उसकी कीमत लेंगे। जब ऐसा कोई
साम्राज्य करने लगेगा, कोई साम्राज्य जब ऐसी बात करने लगेगा, ऐसे व्यवहार को समूचा जीवंत उदाहरण के रूप में प्रदर्शित करेगा, तो पक्की बात मानना उसका विकास होगा। तो इनका विकास हो रहा है क्योंकि गंगा, यमुना, गंडक, सोन, पुनपुन आदि के क्षेत्रों में ये पड़ता था। ये भौगोलिक कारण था। गंगा, यमुना, गंडक, सोन, पुनपुन आदि का क्षेत्र था, आदि का क्षेत्रीय रूप है ना, आदि का क्षेत्र रहा, इसलिए विकसित हुआ। कोई बात नहीं। भौगोलिक कारण के बाद अगर हम बात करें, दूसरा महत्वपूर्ण कारण है आर्थिक। आर्थिक कारण क्या था? आर्थिक कारण अब आप समझ सकते हैं, मैंने पहले ही बात कहा कि अब कृषि उच्च स्तर पर होगी, कृषि का उच्चीकरण हुआ, लोहे का बहुतायत प्रयोग होगा, कृषि का उच्चीकरण। नंबर 2, लोहे का बहुतायत प्रयोग, लोहे का अधिकाधिक कह सकते हैं या बहुतायत प्रयोग कह सकते हैं, ये होने लगा। कोई बात नहीं, होगा जरूर। तो ये काम हो रहा है, कृषि का उच्चीकरण हुआ है, लोहे का बहुतायत प्रयोग हुआ है, आहत सिक्के का प्रयोग होना शुरू हुआ है भाई। आहत सिक्के, देखिए लेन देन में अब ये मामला सामने आता है कि बौद्ध धर्म में सिक्के का प्रचलन हो चुका था, बौद्ध धर्म में सिक्के का प्रचलन हो चुका था, जिसे कारसापण कहा जाता था, जिसमें विभिन्न प्रकार की धातुओं के सिक्के थे, जैसे सोने का, चांदी का, तांबे का, ऐसे तमाम प्रकार के धातुओं के सिक्के थे जिनसे आपसी लेन देन की प्रक्रिया हुआ करती थी। तो अब देखिए आहत सिक्के का प्रयोग किया गया। आहत सिक्के पर चित्र बने होते थे बैल के, घोड़े के, खरगोश के, बैल, घोड़ा, खरगोश, हाथी, बैल, घोड़ा, खरगोश, हाथी, इन लोगों के क्या हुआ करते थे? चित्र बने होते थे, ज्यामिति के चित्र बने होते थे। ज्यामिति का मतलब इसमें था त्रिभुज, त्रिभुजाकार चित्र थे, वृत्ताकार थे, आयताकार थे, ऐसे चित्रांकन मिला करते थे। कहाँ? इस धातु के बने हुए सिक्के पर, जिसे हम लोग आहत सिक्का कहते थे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? आहत का मतलब इसे चोट खाया हुआ, क्योंकि इसे इन्हें पीट करके सिक्का बनाया जाता था, इसलिए इन्हें आहत सिक्का कहते थे। कोई दिक्कत नहीं है, इतिहास देखना कितना आसान है, मजा आएगा आपको। भौगोलिक कारण मैंने कहा ये समृद्ध हुआ, इसकी बात कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो विस्तार है, इसकी जो स्थिति है, गंगा, गंडक, सोन, पुनपुन आदि के आसपास का मामला रहा। दक्षिणी बिहार का पूरा क्षेत्र है ये। यहाँ देखिएगा, आर्थिक कारण में कृषि का उच्चीकरण हो पाया है, लोहे का बहुतायत प्रयोग होना शुरू हुआ है, आहत सिक्के भी प्रचलन में आ चुके हैं। यानी इससे ये पता चलता है कि मगध साम्राज्य का विकास ज़्यादा हुआ है, समृद्धशाली है, इसलिए हम लोग इस साम्राज्य को, इस जनपद को पढ़ रहे हैं। तीसरी बात महत्वपूर्ण समझिएगा, राजनैतिक कारण में क्या आएगा, राजनैतिक कारणों में क्या आएंगे, राजनैतिक कारणों में क्या मामला बनेगा, यहाँ समझना। इसका जो राजनैतिक कारण है, राजनैतिक कारण में सीधी सीधी बात है, ये वैदिक काल से दूर रहे, वैदिक काल से दूरी बनाया, या कह सकते हैं वैदिक काल से दूरी का मतलब क्या था? वैदिक काल की महत्वपूर्ण जानकारियों को इन्होंने नहीं लिया, ये नहीं मानते थे। इनका मानना था कि हमारा विकास हमारे कार्य पर निर्भर है, इनका मानना था हम कार्य करेंगे तो आगे जाएंगे। इन्होंने ज़्यादा वैदिक काल के धर्म, कर्म तथा आज विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों पर कोई विश्वास नहीं किया, या ये कह सकते हैं यहाँ के लोग वैदिक कालीन सभ्यता से काफ़ी दूर रहे। उनकी छाया तो पड़ी, लेकिन उसका बहुत ही ज़्यादा अनुसरण ये नहीं कर पाए थे, इस वजह से इनका विकास हुआ। इसका मतलब ठीक ठाक बात है कि ज़्यादा विकास वहीं संभव है जहाँ धर्म को एक अलग क्षेत्र में रखा जाए। धर्म हमारे लिए एक बहुत बड़ा मायने रखता है, वो अलग बात है, वो हमारी श्रद्धा है, वो हमारा विश्वास है, वो हमारा प्रेम है, लेकिन वो हमारे कहीं आर्थिक दृष्टिकोण को बढ़ावा नहीं दे सकता। इसलिए धर्म को राजनीति से बिल्कुल जोड़ना नहीं चाहिए, मेरा मानना जहाँ तक है। तो राजनीतिक कारण देखिए, वैदिक काल से दूरी थी, इन्हें कर्म कांडों पर कोई मसला वसला नहीं था, ये इहलोक पर विश्वास करते थे, इहलोक पर विश्वास करते थे, जबकि आपको पता है वैदिक काल वाले परलोक पर विश्वास करते थे। उनका मानना था कि कोई है, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, फला फला कार्य दायित्व आपको निभाना होगा, आप तमाम प्रकार के ऋणों को चुकाना होगा, आपको यज्ञ कराना होगा, आप विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों से गुजरना होगा, आपको 16 संस्कार को तो निभाना ही होगा। ये सारी बातें कहाँ थी? वैदिक काल में। लेकिन हमारे मगध साम्राज्य में ऐसी व्यवस्था से ये दूरी बना चुके थे, या ये कह दें कि वैदिक कालीन की जो छाया परछाई, जो नियम थे, यहाँ कम आ पाए हैं।
इसलिए ये लोग विकास ज़्यादा कर पाए हैं। जहाँ धर्म कर्मकांड में जो उलझे रह गए, जो साम्राज्य, जो जनपद, वो काफ़ी पीछे रह गए और ये आगे चले गए। और इनका मानना था जो कुछ भी है यहीं है और कहीं कुछ नहीं है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, सारा क्रियाकलाप यहीं संपादित करना है और हम लोग यहीं संपादित करेंगे भी। समझ रहे हैं हम मगध साम्राज्य की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक गाथा को, समझ रहे हैं आप हमारे साथ। मगध काल के समृद्ध होने का कारण आपको बताया जा चुका है कि मगध काल के समृद्ध होने के 3 महत्वपूर्ण कारण आपके पृष्ठभूमि पर मैं सजा चुका हूं, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण। इसलिए मगध साम्राज्य प्रसिद्ध रहा, या ये कह सकते हैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली रहा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये मान चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 16 महाजनपदों की कहानी, 16 महाजनपदों में मगध साम्राज्य की कहानी हमारी जुबानी आपके स्क्रीन पर चल रहा है। आप एक बहुत ही सुनहरे सफर पे हैं दोस्तों। मगध साम्राज्य इतना समृद्धशाली क्यों था? सबसे ज्यादा इसमें समृद्धि, पावर क्यों थी? इसका कारण आपके सामने आ चुका। क्योंकि गंगा जहाँ थी, जहाँ आपकी गंडक थी, जहाँ आपकी पुनपुन थी, उनकी बात हुई। ऐसी नदियों ने इसके समृद्धि होने पर बहुत ही ज़्यादा अपना योगदान दिया है। उन सारी बातों को हम जान चुके हैं। अब हम बात करेंगे मगध साम्राज्य में, मगध साम्राज्य में कुछ महत्वपूर्ण वंशावलियों की, जिन्हें पूछा भी गया है कौन कौन से शासक आए, कौन कौन सा वंश यहाँ चला है। अब देखना, मगध साम्राज्य यूं ही नहीं आगे बढ़ा है, क्योंकि यहाँ ऐसे शासक मिले हैं जिन्होंने पूरी लगन से, पूरी कर्मठशीलता से अपने कार्य दायित्व का निर्वहन किया है। यहाँ बिंबिसार आए हैं, यहाँ अजातशत्रु आए हैं, यहाँ शिशुनाग आया है, यहाँ महापद्म नंद आए हैं। ऐसे महत्वपूर्ण शासकों ने, चंद्रगुप्त मौर्य आए हैं, अशोक आए हैं, इन लोगों ने मगध साम्राज्य को लगातार आगे ले बढ़ाने का काम किया है। इस वजह से मगध साम्राज्य उस समय सर्वोपरि था, क्योंकि यहाँ के शासक भी योग्य थे। अब देखना, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण वंशों की हम बात करते हैं और ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा भी जाता है, तो सबसे पहले हम लोग एक पृष्ठभूमि इसकी बना लेते हैं। हमें क्या क्या पढ़ना है आगे, इस बात को भी जान लेते हैं। हर एक वंश की बात करेंगे तो यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे बिंबिसार की। बिंबिसार के बाद हम लोग बात करेंगे इनके पुत्र अजातशत्रु की। सबकी कहानी क्रमवार आएगी। अजातशत्रु के बाद आ जाएंगे उदयन, और उदयन के बाद आ जाएंगे अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के बाद आ जाएंगे मुंडक, और मुंडक के बाद आएंगे नागदशक। ये सब क्या हैं? ये शासक हैं दोस्त, ये शासक हैं, राजा हैं। बिंबिसार आएगा, बिंबिसार आएंगे 593 ईसा पूर्व, 543 ईसा पूर्व तक शासन करेंगे। लगभग 52 वर्षों तक शासन करेंगे ये मगध साम्राज्य पर। ये मगध के राजा बनेंगे 593 ईसा पूर्व, 15 वर्ष की अवस्था में। कोई बात नहीं। ये इनका जो वंश था वो किस नाम से जाना जाएगा? हर्यक वंश। तो हर्यक वंश के शासकों ने मगध पर कैसे शासन किया है, मगध की शासन प्रणाली कैसे रही है, और हर्यक वंश के राजा की बातें कुछ जानोगे तो मजा आएगा। देखना, तो ये कहानी है हर्यक वंश की। ये क्रम है, पहले बिंबिसार आएंगे, फिर अजातशत्रु आएंगे, फिर उदयन आएंगे। ऐसे क्रमवार तरीके से नागदशक तक हम लोग जाएंगे और यहीं पर हर्यक वंश समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन एग्जामिनर शुरू किया और अब पूछना चालू हो जाएगा कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन होगा दोस्त? जो ऊपर है यानी बिंबिसार। और हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन होगा? नागदशक, जो नीचे है, जिनके बाद कोई दूसरा वंश आएगा। ये चीज आप समझते चलिएगा। तो ये मामला है हर्यक वंश का। हर्यक वंश के बाद अगर हम बात करें शिशुनाग वंश, तो आपको पढ़ना होगा शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश में कौन आएगा, इस बात को भी ध्यान दीजिए। तो पहला तो शिशुनाग आएगा, शिशुनाग पहले राजा। दूसरे आ जाएंगे कालाशोक। अब इनके बाद आ जाएगा नंदवंश। नंदवंश कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को मेरे हिसाब से। अब नंदवंश की बात करेंगे तो यहां आपको मिलेंगे महापद्म नंद। क्लियर है? दूसरा आ जाएंगे घनानंद, महापद्म नंद और घनानंद। अब यहीं से आपको चाणक्य की कूटनीति समझ में आएगी। यही घनानंद चाणक्य को अपमानित करेंगे और इसके बाद ये चंद्रगुप्त मौर्य के पास जाएगा और चंद्रगुप्त मौर्य को
अपनी बेहतरीन बातों के माध्यम से, बेहतरीन कूटनीति और राजनीतिक क्रियाकलापों से सजाएगा। सजाने के बाद कौटिल्य महोदय, जो हमारे इतिहास में अपनी अद्भुत पहचान के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, वो उनका दायित्व होगा और उनके द्वारा किसकी स्थापना होगी? मौर्य वंश की। अब यहाँ से मौर्य वंश आ जाएगा। योगदान किसका था? कौटिल्य का। अब आएंगे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। अब आएंगे चंद्रगुप्त मौर्य और इनके बाद आएंगे बिंदुसार। देखना, बिंबिसार और बिंदुसार में अंतर है। अब यहाँ बिंदुसार आएंगे और बिंदुसार के बाद मौर्य वंश में अशोक आएंगे, जो कलिंग का युद्ध करके फिर इसके बाद शांति मचाएंगे। क्लियर है ना? सारी बातें समझ पा रहे हैं आप? देखना, मेरा मानना है कि हम लोग मगध साम्राज्य को जहाँ पढ़ने चल रहे हैं, इस मगध साम्राज्य के जो विकसित होने का, इस मगध साम्राज्य का बहुत ही ज़्यादा समृद्धशाली होने का कारण तो हम जान चुके हैं। अब हम ये सोचेंगे कि इसमें जो शासक थे वो अलग अलग वंशों में किस प्रकार राज किए हैं। और सबसे पहले इसमें हर्यक वंश की बात होगी। महाभारत में बृहद्रथ वंश की भी बात की गई है, जिसका शासक था, जिसका संस्थापक था बृहद्रथ, और उसके बेटे की भी बात हुई है जरासंध की। बहरहाल वो महाभारत की बात है, लेकिन हमारे इतिहासकारों ने मगध साम्राज्य की अगर पहले वंश की बात करते हैं तो हर्यक वंश को ही कहा जाता है। और महाभारत के अनुसार बृहद्रथ भी, ध्यान रखना, तो उस वंश को भी याद रखेंगे। महाभारत के अनुसार हम लोग हर्यक वंश और शिशुनाग वंश और मौर्य वंश जैसे महत्वपूर्ण वंशों की जानकारी हासिल कर रहे हैं। हमें देखना, याद क्या करना होता है। अब ये तो वंश छोटे छोटे हैं, जिनमें कम राजा हैं, आसानी से याद हो जाएंगे। लेकिन ये जो वंश है इसमें थोड़े से ज़्यादा राजा हैं, तो ये थोड़े से कठिन हो गए याद करने के लिए। इसलिए ऐसा ना कुछ हम लोग ट्रिक की व्यवस्था करते हैं, और कुछ अपने लिए और कुछ आपके लिए। तो सोचना, कोशिश कर रहा हूँ मैं, अच्छा लगेगा तो आप भी इसे याद रखिएगा। बिना शत्रु उदय नहीं होता, उदय नहीं होता अवरोध, उदय नहीं होता अवरोध मुन्ना, बिना शत्रु उदय नहीं होता अवरोध मुन्ना। देखिए, हो गया। बिना शत्रु उदय नहीं होता अवरोध मुन्ना। बिना का मतलब बिंबिसार, शत्रु का मतलब अजात शत्रु, उदय का मतलब उदयन, और अवरोध का मतलब अनिरुद्ध, और मुंह से हो जाएगा आपका ये मुंडक, और ना से हो जाएगा नागदशक। है ना? क्लियर बात है? तो हम लोग जहाँ ज़्यादा शासकों को याद करने की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का महत्वपूर्ण ट्रिक का भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और हम लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो हम ये मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और समूची कहानी आपको अब अच्छी लगेगी। देखना, अभी हम लोग हर्यक वंश से शुरुआत करने वाले हैं। अब हम मगध साम्राज्य की समृद्धशाली होने का पूरा गौरव, पूरी गाथा देखेंगे, पूरी कहानी समझेंगे। अभी फिलहाल हम लोगों ने जाना है कि ये समृद्ध क्यों था और इस जनपद को क्यों पढ़ना चाहते हैं, जिसमें हम लोग अब शुरुआत करेंगे हर्यक वंश से। मगध साम्राज्य का एक बहुत ही बड़ा वंश, या कह सकते हैं सबसे बड़ा वंश, हर्यक वंश था। हर्यक वंश ने मगध साम्राज्य को बहुत ही ज़्यादा कुछ दिया है। कह सकते हैं यहाँ के जो शासक थे, इन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को, अपनी सैन्य क्षमता को बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ कर रखा था। इसी हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार। बिंबिसार, और आपको पता है इतिहास में इनके गरिमा, इसकी गौरव गाथा सुनहरे अक्षरों में लिखी गई। पाली भाषा में, बौद्ध साहित्यों में, जैन साहित्यों में, अन्य तमाम प्रकार के पुराणों में इसे अलग अलग नामों से भी जाना गया। जैसे हम बात कर लेते हैं कि अगर मत्स्य पुराण की बात करें, मत्स्य पुराण की बात करें तो इसमें इसका नाम मिलेगा आपको क्षेत्रोजस। क्षेत्रोजस कहा गया। मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्या कहा जाता है? क्षेत्रोजस। तथा जैन साहित्य में श्रोणिक कहा गया। जैन साहित्य में श्रोणिक कहा गया। पुराणों की बात आए, पुराणों में भी श्रोणिक कहा गया। हमारा जो बिंबिसार है, अब हम अपने इतिहास, अपने भारत के इतिहास से रूबरू हो रहे हैं। हम अपने भारत की प्राचीन गाथा को समझ रहे हैं। ध्यान देना, हम एक ऐसे जनपद की बात कर रहे हैं जहां सबसे पहला वंश हर्यक वंश आया हुआ है, और उस हर्यक वंश के संस्थापक है बिंबिसार जी, जिन्हें मत्स्य पुराण में क्षेत्रोजस कहा गया।
जैन साहित्य में इनका नाम श्रोणिक करके लिखा गया है, यानी अन्य नामों से भी इनको जाना जाता है। बहुत ही पुराना इतिहास है, बहुत ही पुराना इतिहास है। तो जितने साक्ष्य हमारे सामने आ रहे हैं उतने साक्ष्यों को हम महसूस कर पा रहे हैं। अब जरा ध्यान देना, इतनी बातों के बाद बिंबिसार ऐसा क्या किया करता था कि जिससे इसने अपने मगध को बढ़ा लिया। बिंबिसार के पास ऐसी कौन सी अद्भुत शक्ति थी, या इसकी कौन सी कूटनीति थी, कौन सी राजनीति थी जिसके माध्यम से इसने मगध साम्राज्य को बढ़ाने का काम किया है। ध्यान देना, बिंबिसार जो है ये 544 में गद्दी पर बैठेगा, 544 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठेगा और 493 ईसा पूर्व तक ये शासन करेगा। अगर इसका एक आंकड़ा, मोटा मोटा आंकड़ा निकाला जाए तो लगभग 51 से 52 वर्षों तक इसका एक बहुत बड़ा शासन काल रहा है। ऐसे शासन काल में इसने अपने कार्य दायित्व का निर्वहन कैसे किया है, क्या प्रारूप रहे होंगे, क्या रूपरेखा थी इसकी, क्या समीकरण था अपने साम्राज्य को बढ़ाने का, देखना जरा। सबसे पहला कारण मैं बताऊंगा, इसमें सबसे पहला था इसकी कूटनीति में मामला आएगा मैत्री व्यवस्था, या मैत्री कूटनीति कह सकते हैं, मैत्री कूटनीति। इसके अनुसार ये क्या किया करता था, मैत्री कूटनीति के अनुसार इसका मतलब था, एक अवंती आप सुन रहे हैं, अवंती एक जनपद था जिसकी राजधानी थी उज्जैनी। यहाँ के शासक हुआ करते थे चंद्रप्रघोत। इन्हें हो चुका था पीलिया। जी हाँ, देखिए मैं सारी बातें इस तरीके से शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप अपनी नोटबुक पर चाहे जिस तरीके से लिख सकते हैं बड़ा करके। मैत्री कूटनीति इसके अंदर थी। इसने अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए मैत्री व्यवस्था अपनाई, मित्रवत संदेश भेजा। अवंती के एक राजा थे, इसका उदाहरण है, समझना जरा, मैं इसको शॉर्टकट में दे रहा हूँ। इसका कारण ये है कि आप जल्दी कर पाए, सीधी बात समझना। हमारा बिंबिसार मगध साम्राज्य का शासक जो 544 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठ रहा है, 493 ईसा पूर्व तक शासन कर रहा है, वह शासक अपने साम्राज्य का बहुत बड़ा विस्तार करता है। तो क्यों, क्या कारण थे? तो पहला कारण मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, या ये बहुत ही जानकार था। ये मित्रवत संदेश भेजा करता था। लड़ाई तो करेंगे हम, साम्राज्य का विस्तार करना है तो आपसे हाथ भी तो मिला सकते हैं। तो देखिएगा, उदाहरण इसका है कि अवंती के राजा थे, अवंती एक जनपद था, उज्जैनी इसका राजधानी है। वहाँ के राजा थे चंद्रप्रभोत, इनको हो गया था पीलिया। तो हमारे जो बिंबिसार हैं, इनके पास एक वैद्य हुआ करते थे उस समय, जिनका नाम था जीवक। जीवक को भेजा। जीवक क्या थे? वैद्य थे। ध्यान देना, मैत्री कूटनीति का जीवंत उदाहरण आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूं कि अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, वहां के शासक चंद्रप्रघोत को पीलिया हो जाने पर बिंबिसार ने अपने खासकर यानी हमारे खुद के वैद्य जिनका नाम जीवक था, उन्हें भेजने का काम किया था। तो इससे यह पता चलता है कि ये इनसे दोस्ती करना चाहता था। क्लियर है ना? दूसरी बात समझिएगा, ये अवंती की बात हो गई। अवंती के बाद और उदाहरण है हमारे सामने गांधार जो कि पाकिस्तान में पड़ेगा। यहाँ के शासक के पास मैत्री दूत भेजा था, यानी दूत भेजने का काम। ये भी हमारे इतिहास में इसका भी साक्ष्य मिलता है कि इन्होंने दूत भेजा। इससे पता चलता है कि मित्रवत भी व्यवहार करना चाहता था। आगे देखिएगा, तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? इसके अंदर मैत्री कूटनीति के तो महत्वपूर्ण उदाहरण आपके सामने मैं रख ही रहा हूं। इसके अंदर युद्ध की भी बात थी। ऐसा नहीं था कि ये युद्ध नहीं करता था। बिंबिसार बहुत ही ताकतवर था, इसकी सैन्य शक्ति बहुत ही पावरफुल थी। इसने क्या किया? अंग जान रहे हैं आप? अंग एक जनपद था। अंग को, जिसकी राजधानी चंपा, अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। अंग को जीत लिया था, इसका साक्ष्य है। अंग को जीत लिया था किसने? जीत लिया था बिंबिसार ने। कहानी आगे बढ़ेगी दोस्तों, मजा तो अब आने वाला है। देखिएगा, बिंबिसार की शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है। बिंबिसार ने अंग को जीत लिया है। बिंबिसार ने ऐसा ही नहीं केवल युद्ध किया है, बिंबिसार ने मैत्रीगत संदेश भेजे हैं। अपनी कूटनीति में मैत्री यानी मित्रता भी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सेदारी निभा रहा है। सारा उदाहरण आपके सामने मैं रख रहा हूं। देखना, अगला सबसे बड़ा कारण देखिएगा इसके विस्तार का, ये भी इसकी कूटनीति में ही शामिल होगा। वैवाहिक कूटनीति कह सकते हैं। वैवाहिक कूटनीति
साम्राज्य विस्तार के लिए राजा क्या क्या ना करते रहे होंगे। देखना, साम्राज्य बढ़ाना है, अपने साम्राज्य का विस्तार करना है, बहुत समृद्धशाली होना है। इस कड़ी में और भी काम क्या किया करते थे। वैवाहिक राजनीति देखिएगा, वैसे तो इतिहासों में ये उल्लेख है कम रानी नहीं हुआ करती थी भैया, 500 रानियों का, परंतु उसमें कुछ खास चीज़ों का जिक्र है। 500 रानियों में सबसे महत्वपूर्ण कौशल की रानी, कौशल की रानी, कौशल क्या है? कौशल एक जनपद था ना, कौशल एक जनपद था जो हमारे अवध प्रांत का कह सकते हैं, हमारे जिसकी राजधानी साकेत कह लीजिए, श्रावस्ती कह लीजिए, हमारा जिसमें अयोध्या आया करता है, समझ रहे हैं, देखिएगा, यानी वर्तमान का अयोध्या, उस समय का कौशल। इसी कौशल जनपद के राजा थे परसेनजित। परसेनजित राजा थे। परसेनजित की बहन थी महाकोसला। इनकी बहन कौन थी? महाकोसला। इनसे शादी कर लिया इन्होंने। किसने? बिम्बिसार ने। ये शादी क्यों हुई, देखना कारण क्या है। फिर इसके बाद परसेनजित राजा ये भी थे, तो शादी हुई बहन की, तो इन्होंने काशी दे दिया। काशी जनपद है, काशी की राजधानी वाराणसी थी, पता है आपको, काशी को दहेज में दे दिया। यही तो चाहता था बिम्बिसार, साम्राज्य विस्तार ही तो चाहता था राजा, तो इसलिए इसने ये शादी की। इसे पता था कि मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा तो मैं ये काम करूंगा, या हो सकता है ये डील रही हो। तो कौशल की महारानी महाकोसला से शादी करके इसे वाराणसी दहेज में मिलता है। ये बात ध्यान रखिएगा, कौन दहेज में मिला है? वाराणसी, यानी हमारा काशी। काशी दहेज में आ गया। काशी जनपद कब आया है? आपको दहेज में मिला है। तो क्या करें, हम यहाँ जीत के लाए हैं, इसे दहेज में पा जाएंगे, है ना। और हम ऐसे तमाम जगह मित्रवत संदेश भी भेज रहे हैं जहाँ से हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। इसका मतलब हमें केवल विस्तार करना है, हमारा समृद्ध यानी हमारा विकास होगा, क्योंकि हम किसी लफड़े में नहीं पड़ेंगे। अब हमारा काम है कि हम अपने साम्राज्य का विस्तार करें। अगला देखिएगा, परसेनजित की बहन से तो शादी इसने किया ही किया है। बज्जी के राजा, बज्जी जान रहे हैं? बज्जी जिसकी राजधानी हुआ करती थी कौन? वैशाली। बज्जी के राजा चेटक की पुत्री, चेटक की पुत्री चेलना से शादी की। किससे कर लिया शादी? चेटक की पुत्री चेलना से शादी किया। वहां भी इसको कुछ लाभ हुआ, कुछ हाथी वगैरह मिल गए। आगे देखिएगा, और ऐसे तो शादियां इसने की मध्य देश जो कि पंजाब के आसपास पड़ता था उस समय, मध्य देश के राजा पंजाब, वहां एक क्षेमा नाम की महारानी थी, रानी थी, उनसे शादी किया इसने। समझना, तो ये जो शादियां हो रही हैं, मैं बताना ये चाहता हूं कि बिम्बिसार ने कूटनीति का अच्छा सकुशल और एक बेहतरीन अंजाम दिया है। उसने जहां जैसा देखा वैसा दांव चलाया है। किसी से शादी कर लिया है, दहेज में कुछ पाया है, और किसी से युद्ध कर लिया, जीत कर आया है, और किसी से मित्रवत संदेश भेज करके अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। इसलिए मैंने कहा कि मगध साम्राज्य का विस्तार होने का सीधा कारण था ऐसे कुशल शासकों का होना। कुशल शासक जो हर तरीके से निपुण थे, जो बिल्कुल मोह माया से दूर थे, जिन्हें बिल्कुल ये मोक्ष वगैरह का ज्ञान नहीं था, जो वैदिक संप्रदाय से बिल्कुल दूर दूर तक कोई नाता नहीं रखते थे, जिन्हें वैदिक सभ्यता से कोई लेना देना नहीं था, इन्होंने केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया है और विस्तार करने के महत्वपूर्ण तरीकों को अपनाया हुआ है, जो आपके स्क्रीन पर मैं चला रहा हूं। देखना, इसी कहानी में, इसी कड़ी में अब मजेदार बातें होंगी। इतिहास है, आपको रोमांचित करेगा। इतिहास आपके रूह में ना उतार दूं तो कहिएगा। अभी तक फिलहाल जितनी चर्चा हमने की है, मैं एक बार रिवाइज करता हूं। मैंने बात किया आपसे कि हम लोग मगध साम्राज्य को पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि 16 महाजनपदों में मगध साम्राज्य सबसे ऊपर रहा, सबसे ज़्यादा समृद्धशाली रहा, सबसे ज़्यादा पावरफुल रहा। इसलिए हमें इसे पढ़ना पड़ेगा। तो मगध साम्राज्य को जब हम पढ़ने चले हैं, समझने चले हैं, तो हमें पता चला इसके समृद्ध होने के पीछे क्या कारण थे। भौगोलिक स्थिति हमने देखा, गंगा, गंडक और पुनपुन, सोन नदियों का हमने वहाँ विस्तार देखा। इससे हमें पता चला कि यहाँ का कृषि सुदृढ़ हुई होगी। लोहे का बहुतायत इन लोगों ने प्रयोग किया, आहत सिक्के प्रयोग में लाए हैं, और इससे पता चल रहा है कि इन्होंने विकास किया है। तो इसके समृद्ध होने का एक समूचा कारण ये समझ सकते हैं। राजनीतिक कारण में हमने कहा कि इन पर वैदिक सभ्यता का दूर दूर तक कोई भी प्रकार का निशान नहीं मिलेगा, कोई भी आंच नहीं पहुंची है, या कह सकते हैं वैदिक सभ्यता से ये दूर थे, इन्हें मोक्ष नहीं प्राप्त करना था।
ये यज्ञ कर्मकांड में बिल्कुल विश्वास नहीं करने वाले थे। इनके अंदर केवल था, ये इहलोक पर विश्वास करते थे कि जो कुछ भी है यही है। इसी कड़ी में हम देख पाते हैं कि मगध साम्राज्य में आगे चल करके कई वंशों ने राज किया है, जिसमें अच्छे अच्छे शासकों ने अपने शासन के कार्यभार को संपादित किया है। और उन शासकों की कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि उन शासकों ने ऐसा क्या क्या किया है, जिसमें हर्यक वंश सबसे पहले हम लोगों ने उल्लेख किया है। और उस हर्यक वंश में सबसे पहले हम बिंबिसार की कहानी पढ़ रहे हैं। बिंबिसार के द्वारा हम लोग ये जान पा रहे हैं कि बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार करने के लिए क्या क्या किया है। साम्राज्य विस्तार करने के लिए इसने निम्न प्रकार की कूटनीतियों का सहारा लिया है। कूटनीति कह लीजिए, राजनीति कह लीजिए, ऐसे महत्वपूर्ण कौशल से जो राजा लैस होगा, जिसके पास सारे गुण होंगे, वही अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकता है। देखना, तो बिंबिसार, जिसे वैदिक सभ्यता से कोई लेना देना नहीं था, इस बिंबिसार ने सबसे पहली व्यवस्था मैंने आपके सामने रखा कि मैत्री नामक कूटनीति का प्रयोग किया। मित्रवत संदेश भेजा कुछ राजाओं के पास कि मित्र बने रहिए हमारे, आपसे कुछ लेना देना हमारा बना रहेगा। दूसरी बात देखिएगा, जहां दाल न गली वहां युद्ध कर लिया, जैसे अंग को जीत लिया। और कुछ जगह इसने दाल पूरी गला दी, जैसे कुछ महत्वपूर्ण राजाओं की बेटियों से शादी कर लिया, कुछ राजाओं की बहनों से शादी कर लिया। इतिहास में कहा जाता है 500-500 रानियों वाला ये राजा था। सोचना जरा, 500-500 रानियों का ये राजा था, और ये इतिहास चीख के कह रहा है, इसके साक्ष्य हैं। और उसी महत्वपूर्ण साक्ष्य में, उसी रानियों में कुछ महत्वपूर्ण रानियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें महाकोसला की बात हुई है, जिसने काशी को दहेज में ले आई है। और वज्जी की चेटक की पुत्री चिलना, जिसने बहुत ज़्यादा सैन्य शक्ति दिया है, वापस किया है, धन वैभव दिया है। और मध्य देश, जो कि पंजाब के आसपास पड़ता था, यहाँ की रानी क्षेमा से भी इसने शादी की है। कहानी अब मोड़ लेगी, थोड़ी सी प्रेम कहानी आएगी, अब आपको इतिहास रोमांचित करेगा। देखना, जहाँ हम वज्जी की बात कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा वज्जी की राजधानी थी वैशाली। इसी वैशाली की एक है प्रेम कहानी, इसी वैशाली की है एक अद्भुत नारी की कहानी, इसी वैशाली की है एक सुंदर सी, बहुत ही सुंदर सी नारी की एक सुसज्जित कहानी, जो हमारे इतिहास को गुदगुदाती है, जो हमारे इतिहास को आज भी सहेजती है। वैशाली अपने समय में बहुत संपन्न हुआ करता था। वैशाली अपने समय में बहुत संपन्न हुआ करता था, और बिंबिसार का जो मगध था, ये सबसे संपन्न हुआ करता था। बिंबिसार की नज़र वैशाली पर थी। बिंबिसार चाहता था कि वैशाली को जीत लूं। बिंबिसार की इच्छा थी कि मुझे वैशाली को जीतना है। इसी इच्छा को आगे बढ़ाएं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले जाएं। जहां हम बिंबिसार के बढ़ते साम्राज्य की रूपरेखा समझ रहे थे, जहां हम बिंबिसार के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की अभी तक गान कर रहे थे, जहां हमारा इतिहास आज भी नमन करता है, जहां हमारा इतिहास आज भी उन्हीं झरोखों में देख रहा है, ऐसे सुंदर संगीत, ऐसे सुंदर दृश्य की आज हम बात करेंगे। बिंबिसार की कहानी को आगे ले जाएंगे। बिंबिसार, जो कि अभी आपको पता है कि मगध साम्राज्य का सबसे पहला शासक था। मगध के बाद वज्जी की बात करेंगे। वज्जी, जिसकी राजधानी हुआ करती थी वैशाली। वैशाली समृद्ध था। इस मगध साम्राज्य के राजा बिंबिसार की इस पर नजर थी। बिंबिसार की नजर कहाँ थी? इसी वैशाली पर। यह कहानी आपको रोमांचित करेगी। बिंबिसार की नजर वैशाली पर थी। वैशाली समृद्ध हुआ करता था। बिंबिसार ने अपनी नजर गड़ा दी वैशाली पर। बिंबिसार यहाँ आक्रमण करता है। बिंबिसार आक्रमण करता है और बिंबिसार को एक ऐसी असाधारण खूबसूरती की धनी, यानी कह सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत एक ऐसी महिला से सामना होता है कि जहाँ बिंबिसार अपना सुध बुध खो देता है। बिंबिसार को लगता है कि इससे खूबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता, और बौद्ध ग्रंथों में भी इसका उल्लेख किया गया है कि सचमुच जिस महिला की बात करने आए हैं, जिस नारी की बात कर रहे हैं, वाकई में वो बहुत ही खूबसूरत थी। और आज हम जानेंगे उसकी खूबसूरती का उसे इनाम क्या मिला है। देखिएगा जमाना क्या क्या करता है। इतिहास के दफन हुए किस्से आज आपके सामने जीवंत होकर आने वाले हैं। ये आपको भाव विभोर कर जाएंगे, रोमांचित कर जाएंगे। किसी किसी की आंखों में तो आंसू ला जाएंगे और किसी किसी के होंठों पर मुस्कान भर जाएंगे। जो इस कहानी को जैसा समझेगा वो भाव उसके अंदर वैसा चला जाएगा। देखिएगा, बिंबिसार वैशाली जाता है।
वैशाली की समृद्ध अवस्था को देखकर ये उस पर आक्रमण करवाता है और इसकी नज़र एक खूबसूरत, असाधारण खूबसूरती की धनी, तमाम प्रतिभाशाली यानी तमाम प्रकार की चीज़ों में दक्ष, नृत्य में दक्ष, सबसे बड़ी अदाकारा, सबसे खूबसूरत है इसका हर किनारा, बहुत ही खूबसूरत महिला, जिसके पीछे वैशाली के राजा क्या, व्यापारी क्या, भिखारी क्या, लाचारी क्या, कोई बचा नहीं था। जिस सुंदरता की सबको इच्छा थी, उस महत्वपूर्ण सुंदर सी नारी का नाम था आम्रपाली। आम्रपाली को देख लिया बिंबिसार ने। आम्रपाली की कहानी आपको रोमांचित करे, आप सुनते रहें बहुत ही ध्यान से। आम्रपाली का नाम आम्रपाली क्यों पड़ा? देखना, बिंबिसार की बात इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि बिंबिसार ने वैशाली की किसको देख लिया है? आम्रपाली को। अब ये आम्रपाली को पाना चाहता है। आम्रपाली को पाए ना पाए वो बात की बात है, पहले तो आम्रपाली को जान लेते हैं। बिंबिसार को तो जान के आए हैं। आम्रपाली, देखना, आम्रपाली का नाम आम्रपाली इसलिए पड़ा है क्योंकि ये आम के पौधे के नीचे पाई गई थी, यानी इसे किसी ने फेंक दिया था। इसके माता पिता का कोई उल्लेख नहीं है। इसका लालन पालन किसी अन्य दंपति ने किया है। आम्रपाली बहुत ही खूबसूरत थी। 12 वर्ष की अवस्था में इसकी खूबसूरती इतनी चरम पे थी कि वैशाली का हर नागरिक, वैशाली में रहने वाले हर लोग बस आम्रपाली को पाना चाहते थे। खूबसूरती ऐसी, जिसे मैंने कहा असाधारण, कि सबकी चाहत थी आम्रपाली। जैसे जैसे आम्रपाली बड़ी हो रही है, नेचर की गोंद की तरह, नेचर की खूबसूरती की तरह इसकी भी यौवन अवस्था, खूबसूरती चरम पर पहुंच रही थी। सभी लोग की निगाह इसी पर टिकी हुई थी। हर लोग इसे अपनाना चाहते थे, सब लोग इसे पाना चाहते थे। ये कहानी बढ़ती, ये कहानी आगे जाती, देखना जरा। इसी बीच वैशाली के राजा मनुदेव की बात आती है। मनुदेव यहाँ के राजा थे। आम्रपाली एक गरीब लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम था पुष्प कुमार। पुष्प कुमार प्रेमी था किसका? आम्रपाली का। आम्रपाली इससे शादी करना चाहती थी, लेकिन जब सबकी चाहत है आम्रपाली, तो शादी कैसे एक से होगी? मनुदेव भी आम्रपाली पर मोहित थे। मैंने कहा है वैशाली का कोई नागरिक नहीं बचा, यहाँ तक कि राजा भी, यहाँ तक कि भिखारी भी, यहाँ तक कि व्यापारी भी, कोई भी कर्मचारी भी नहीं बचा है। ये मारा गया है आम्रपाली की निगाहों से। आम्रपाली की खूबसूरती ने सबको कायल किया हुआ है। मनुदेव जब ये जानते हैं कि पुष्प कुमार से ये प्रेम करती है, प्यार करती है, तो इसकी हत्या करवा देता है। किसकी? राजा थे, पुष्प कुमार मारा जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। अब आम्रपाली जाए तो जाएगा। देखना खूबसूरती का इनाम क्या मिलता है इसे। सभा बुलाई जाती है, सारे लोग बैठते हैं और ये निर्णय किया जाता है कि अगर आम्रपाली की शादी किसी से कर दी जाएगी तो पूरे वैशाली में उथल पुथल हो जाएगा, क्योंकि सबकी चाहत आम्रपाली है। तो हे राजन, मैं आम्रपाली को किसको दे दूं? मैं आम्रपाली को किसको दे सकता हूं? सोचना, अगर मैं इससे इसकी शादी करता हूं तो दूजा मेरा दुश्मन है, अगर मैं उससे शादी करता हूं तो दूजा मेरा दुश्मन है। ऐसी लाचारी से इसको पालने वाले दंपति भी परेशान थे। वो सोच रहे थे कि हम इसकी शादी कैसे करेंगे और किससे करेंगे, किस रूप में करेंगे। तो राजा का निर्णय होता है क्या? देखना, उस सभा निर्णय क्या करती, उस समय ये विधान भी रहा होगा, और उन्होंने निर्णय क्या किया, इसे नगर वधू बना दिया। लीजिए, नगर वधू, ये है आपकी सुंदरता का इनाम। नगर वधू या जनपद कल्याणी कहा जाता था। नगर वधू, जनपद कल्याणी। मेरे दोस्तों, ये नाम सुनकर के अभी तो आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन मैं आज की भाषा में ये बात करूं तो ये इसको बना दिया गया वेश्या। ये है सुंदरता का इनाम। ये है हमारे इतिहास में आम्रपाली जैसे खूबसूरत महिला के साथ हुआ, जो भी कह सकते हैं। कहीं कहीं इसे वीरांगना भी लिखा गया है, किसी किसी जगह में आम्रपाली को वीरांगना कहा गया है। क्यों? देखना कहानी कितनी दर्दनाक है। इतनी खूबसूरती ने इसे मार डाला। जैसे कहते नहीं कि हमारी खुशी ने हमें मार डाला, तो इसकी खूबसूरती ने इसे मार डाला। अब ये पूरे नगर की वधू हो गई, यानी ये किसी से शादी नहीं कर सकती, या ये कह दें ये किसी एक की नहीं हो सकती है। अब ये पूरे नगर की बहू है, पूरे नगर की वधू है, सबकी पत्नी है। हाँ, लेकिन एक शर्त था। आम्रपाली को इतनी व्यवस्था थी कि आम्रपाली जिसे पसंद करेगी
वही इसके पास जा सकता था, जबरदस्ती कोई नहीं जा सकता था, ये राजा का आदेश था। लेकिन फिर भी जब मैं पूरे समाज में इस तरीके से आई गई हूँ, मेरे चाहने वाले इतने ज़्यादा हैं और आम्रपाली को पता ही चल गया कि मेरी शादी किसी से नहीं होगी, तो फिर इसने उस समाज को, उस समय को, उस सीमा को स्वीकार कर लिया और ऐसे तमाम लोगों से मिलना जुलना इसका होना शुरू हो गया। राजा ने इसे एक महल दिया, यानी एक कोठी दी, और वहाँ आम्रपाली ने अपने जीवन का पूरा वृत्तांत रचा होगा, कह सकते हैं। आम्रपाली वहाँ अपने जीवन का निर्वहन कर रही, लोग आ रहे हैं और ये माना गया, इतिहास में लिखा गया, प्रति रात, सोचना, प्रति रात यानी एक रात अगर आपको आम्रपाली को देखना है, इसके संगीत को, इसके नृत्य को सुनना है, समझना है, तो आपको 50 कारसापण देने पड़ेंगे। यहाँ जो हमारे स्टूडेंट साथी ये सोच रहे थे, इस सुंदरता को देख करके मोहित हो रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि हम भी काश वहाँ होते, तो देखना बहुत कठिन मामला है। ये इतनी खूबसूरत है, तुम्हारे थोड़े से चिल्लर से काम नहीं आएगी। 50 कारसापण देना है, 50 सोने के सिक्के। कितने समय के लिए? ओनली 1 नाइट, एक रात के लिए। यानी एक रात आप आम्रपाली की खूबसूरती को, आम्रपाली की नृत्य को देखेंगे, निहारेंगे, इसके लिए आपको 50 कारसापण देना पड़ेगा। ये इतिहास कहता है, ये इतिहास कहता है। इससे पता चलता है ये कितनी खूबसूरत थी। मैं तो कहता हूँ कोई भी इस पर आश्रित हो ही जाएगा, कोई भी विषक्त हो जाएगा। और यही हाल हुआ किसके साथ? बिंबिसार के साथ। बिंबिसार, इस आम्रपाली की कहानी समझ पा रहे हैं आप? अब बिंबिसार कहाँ पहुँचते हैं? वैशाली पर आक्रमण करना चाहते हैं और इनकी नज़र आम्रपाली पर पड़ जाती है। आम्रपाली को देख करके ही ये मोहित हो जाते हैं और अब इनके दिमाग में कुछ अलग आता है, कूटनीति आती है। ये सोचते हैं कि हम इससे भला कैसे मिल सकते हैं, जबकि सबको पता है मगध और वैशाली में नहीं बनती है। तो इन्होंने क्या किया, जब आक्रमण करा दिया वैशाली पर, तो ये चुपके से दूसरे भेष में यानी राजा का वेश बदल कर ये आम्रपाली के पास पहुंचते हैं। और बिंबिसार भी, देखना इतिहास समझना, बिंबिसार भी एक बहुत ही कुशल संगीतकार थे। लीजिए, और ये अदाकारा, कुशल नृत्य करने वाली, और ये एक संगीतकार, क्या खूब मिलन है ना। तो बिंबिसार जब पहुंचते हैं और इस अदाकारा से मिलते हैं, और इसे कहानी तो अपनी बताया नहीं इन्होंने, बहरहाल फिर भी, और जब अपने भावों से इसके सामने आए होंगे तो आम्रपाली को बिंबिसार से प्यार हो जाता है। प्यार तो किसी को हो सकता था, और अब ये बिंबिसार को आम्रपाली से प्यार हो गया। और आम्रपाली को वाकई में मैं ये नहीं कह सकता कि पैसे की जरूरत थी, लेकिन फिर भी बिंबिसार एक राजा थे जो कि आम्रपाली से प्यार करने लग गए। अच्छा, आम्रपाली की मोहब्बत कितनी परवान चढ़ेगी, कितनी आगे जाएगी, ऐसी दिलचस्प कहानी को सुनने के लिए बहुत ही एकाग्रचित भाव से आप सुनते रहिएगा। देखना, बिंबिसार ने वैशाली पर आक्रमण कराया हुआ है। वैशाली में प्यार चरम पर चल रहा है, बंद कमरे में, बंद महल में, जहां आम्रपाली किसके साथ है? बिंबिसार के पास। जब आम्रपाली को यह पता चल जाता है कि बिंबिसार राजा हैं कहाँ के? मगध का, और इन्होंने हमला करवाया है, तो आम्रपाली के दिमाग में आता है कि मेरी वैशाली, क्योंकि आम्रपाली वैशाली की थी, वैशाली में इसका पूरा जीवन बीत रहा है, वैशाली के हर पुरुष से इसका मान के चलें प्रेम है, हर व्यक्ति से इसका प्रेम है। तो अब ये अपने वैशाली को बचाना चाहेगी। इसने किया क्या? इसने बिंबिसार से कहा कि ये युद्ध आप रोक दीजिए, तुम्हें मेरे प्यार का वास्ता, तुम्हें हमारे प्यार की कसम। और ये बिंबिसार तो झटका लगा होगा, और ये प्यार की कसम अद्भुत है। प्यार की कसम आज पाके लोग अच्छे अच्छे क्या क्या ना कर जाएं, परीक्षा छोड़ देंगे। और ये कसम आई, लेकिन आप ऐसा मत करना। और इन्होंने कहा, कसम दिया, बिंबिसार ने युद्ध रोक दिया। ये इतिहास कहता है, हम नहीं कह रहे हैं। बिंबिसार ने युद्ध रोक दिया था आम्रपाली के कहने पर, और बिंबिसार और आम्रपाली का प्यार इस कदर आगे बढ़ा था कि एक इसका रिजल्ट भी आया है। रिजल्ट कौन है? ये बिमला कोंडना नाम का पुत्र आया है। लीजिए, यानी आम्रपाली को एक लड़का भी, एक पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई है, यानी एक आम्रपाली ने एक पुत्र को जन्म दिया है। ये रिजल्ट था इसके प्यार का, बिंबिसार और आम्रपाली का, जिसे इतिहास में कहा गया ये आगे चल करके बौद्ध भिक्षु बन जाता है। जी हाँ, ये कहानी समझ रहे हैं आप? मुझे लगता है ये दिलचस्प आपको लग रही हुई कहानी, पूरी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। अब आप समझेंगे, जब बिंबिसार की जो प्रेम कहानी थी उसका रिजल्ट आपके सामने है। बिंबिसार अब अवस्था का मारा है, यानी धीरे धीरे बुजुर्ग हो रहा है, और बिंबिसार अब अपने शासन में थोड़ा सा व्यस्त है, मगध के साम्राज्य में व्यस्त है। और ऐसी अवस्था में मैं आपको थोड़ी सी बारीक कहानी और ले चलता हूँ। इसी बीच आम्रपाली
जहाँ बड़ी खूबसूरती की धनी अपने महल में खड़ी हुई थी। इसी बीच एक बौद्ध भिक्षु आता है। जी हाँ, बौद्ध भिक्षु आता है जिसे देख करके आम्रपाली मोहित हो जाती है। आम्रपाली उस बौद्ध भिक्षु को अपने घर में 4 महीने के लिए बुलाती है। बौद्ध भिक्षु जाकर के महात्मा बुद्ध से पूछता है कि हे नाथ, क्या हम वहाँ जा सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने उनकी आंखों में देखा, उसकी चमक को देखा और ये जाना कि ये अपने पद से विचलित नहीं हो सकता है, जाने की इजाज़त दे दी। आम्रपाली ने बहुत कोशिश किया था, लेकिन फिर भी उसके अटल विश्वास को तोड़ नहीं पाई थी। इसके बाद वो बौद्ध भिक्षु चला आता है। आम्रपाली को ये बात अंदर तो पता चली चुकी थी। आम्रपाली को ये कहानी बिल्कुल अच्छी लग भी रही थी कि कोई आ गया है, कोई तथागत है जिसके बारे में पूरी दुनिया अभी नहीं जान रही है। जहां बिंबिसार शासन प्रशासन की बागडोर संभाले हुए है, वहीं इसका पुत्र अजातशत्रु आता है। अजातशत्रु, और अजातशत्रु षड्यंत्र से बिंबिसार की हत्या कर देता है। इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। जो बच्चे हैं ना, अपनी सत्ता के लिए, अपनी सत्ता के मद में अपने पिता को मारते हैं। तो अजातशत्रु किसको मार देता है? बिंबिसार को मार देता है। बिंबिसार के यानी मर जाने के बाद अजातशत्रु की नज़र कहाँ? उसी वैशाली पर। उसी वैशाली पर, आम्रपाली पर नहीं, उसी वैशाली पर। अजातशत्रु भी वैशाली की चक्कर में था। अजातशत्रु भी उसके पीछे दौड़ने लगा, वैशाली के पीछे। अजातशत्रु एक दिन वैशाली पहुंचता है, और वैशाली पहुंचने के बाद उसकी नज़र कहाँ पड़ती है? इसी आम्रपाली पर पड़ती है। और रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा भी है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहों मिलाकर खेल सकता है। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। रूप के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते निरुपाय हो जाता। विद्ध जाता है, देखना यही चीज है, विद्ध हो जाता सदा बंकिम नयन के बाण से, और जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। और अब सारी ताकत का धनी, प्रबल शक्तिशाली राजा अजातशत्रु आम्रपाली की नजरों का निशाना हो गया। जिससे प्यार करते थे कभी पापा, आज बेटा भी दीवाना हो गया। अजातशत्रु की दीवानगी आम्रपाली से फिर से एक मोहब्बत परवान चढ़ेगी। बेस्या है बेचारी, क्या क्या दान करेगी। देखना, अजातशत्रु एक राजा का फरमान ठुकराएगा कौन? वैशाली को लुटाएगा कौन? आम्रपाली मानती है और अजातशत्रु के महत्वपूर्ण इस प्रेम भरे ऑफर को स्वीकार कर लेती है। अजातशत्रु से प्यार हो जाता है आम्रपाली को। ये बात जब पता चल जाता है वैशाली को, वैशाली के राजा ने आम्रपाली को कैद कर दिया। कहानी देखिए कितनी दर्दनाक है, क्या क्या भुगत रही बेचारी। आम्रपाली को कैद कर दिया जाता है। प्यार इस कदर था अजातशत्रु का कि दीवारें तोड़ की सारे हम तुमसे मिलने आएंगे, दीवारें तोड़कर सारी हम तुमसे मिलने आएंगे। जमी रोके गगन रोके मगर हम रुक ना पाएंगे। अजातशत्रु की ये लाइन समझना, ये वो गाना नहीं था, मैंने इसको तुलनात्मक रूप से जोड़ा है। अजातशत्रु की प्रेम यानी उसके हृदय में एक आघात पहुंचता है, चोट पहुंचता है कि मेरी आम्रपाली को कैद कर दिया गया है। अजातशत्रु इस आहत को, इस चोट को झेल नहीं पाता है और वैशाली, पूरी वैशाली को आग लगा देता है। कहा जाता है कोई वैशाली में बचा नहीं था। मतलब ये सोचना जरा, इस कदर मोहब्बत किसने की और पूरी वैशाली को आग लगा दिया किसने? अजातशत्रु ने। आम्रपाली अकेली बचती है। वैशाली से आम्रपाली को बहुत प्यार था, पूरा जीवन वैशाली में गुजरा हुआ था। और जब आम्रपाली ये देखती है तो अजातशत्रु जब उसके सामने आता है, अजातशत्रु भी प्यार करता था, तो जबरदस्ती की कोई बात नहीं थी, दिल के रिश्ते थे, दिल से जुड़े हुए थे। अब बात क्या होती है? आम्रपाली कहती है किससे? अजातशत्रु से कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। अजातशत्रु पूछता है क्यों, कहाँ जाओगी? आम्रपाली का जवाब होता है कि मुझे मेरा रास्ता पता चल चुका है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको महात्मा बुद्ध के बौद्ध भिक्षु से जोड़ के दिखाया था। अब आम्रपाली महात्मा बुद्ध के शरण में चली जाती है और वहीं वो बौद्ध भिक्षुणी हो जाती है, सब कुछ त्याग देती है, अपने महलों को बौद्ध धर्म के लिए समर्पित कर देती है, सारा खजाना बौद्ध धर्म को दे देती है, जिसके सहारे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है। अजातशत्रु भी यहाँ से बौद्ध धर्म का अनुयायी हो जाता है। आगे की कहानी बिंबिसार के बाद इसके बेटे अजातशत्रु के बारे में देखेंगे। आशा करते हैं कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा।
आशा करते हैं आज जुड़ करके आपको मज़ा आया होगा। आशा करते हैं ये कहानी, ये दर्दनाक कहानी, ये प्रेम भरी कहानी, खूबसूरती का इनाम आम्रपाली को क्या मिला है, खूबसूरती का इनाम आम्रपाली को क्या देकर के चुकाना पड़ा है, आम्रपाली की कहानी से आप रूबरू हुए हैं और मुझे विश्वास है कि आपको मज़ा आया होगा। और अगर ये बेहतर कर पाएँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। मिलते हैं आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।